हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं, यानी महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? वो बने हैं अजीत पवार। और दोस्तों याद रखिएगा, अभी वर्तमान में एक और डिप्टी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र में, कौन? देवेंद्र फडणवीस। और दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? अजीत पवार बने हैं। तो अजीत पवार जो है वो एनसीपी के नेता हैं और उन्होंने एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम के पद की उन्होंने शपथ ली है। अजीत पवार 5वीं बार उप मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार वो है 2010 में पृथ्वीराज चव्हाण की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने थे। तो 2 बार पृथ्वीराज चव्हाण की सरकार में वो उप मुख्यमंत्री रहे हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस की सरकार में 2-3 दिन के लिए वो उप मुख्यमंत्री बने थे। और दोस्तों अब वो एकनाथ शिंदे की सरकार में फिर से उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। अजीत पवार के साथ एनसीपी के 9 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है, यानी कि अजीत पवार और प्लस 8 विधायक जो थे उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। यानी कुल मिलाकर के 9 विधायक जो हैं उन्होंने अभी वर्तमान में शपथ ली है। दोस्तों एनसीपी की बात आ रही है तो एनसीपी एक राजनीतिक दल है और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इसकी स्थापना 10 जून 1999 को हुई थी। संस्थापक हैं इसके शरद पवार और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है घड़ी। चलिए यहाँ पर बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई और इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। राज्यपाल हैं वर्तमान में रमेश बैस, मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। विधान परिषद की यहाँ पर सीटें हैं 78, विधानसभा की 288 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 सीटें हैं और लोकसभा की 48 सीटें हैं। तो ये महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। अब महाराष्ट्र करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र में वारकरी समुदाय के द्वारा पालकी पर्व मनाया गया है। ये आप देख पा रहे हैं, ये पालकी पर्व की तस्वीरें हैं। तो पालकी पर्व कहाँ मनाया गया है? महाराष्ट्र में मनाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना की शुरुआत की है और इस योजना के अंतर्गत किसानों को 6,000 रुपए प्रति साल दिया जाएगा, यानी 1 साल में 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी किसानों को। सचिन तेंदुलकर महाराष्ट्र में स्माइल एम्बेसडर बने हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की भी घोषणा की है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम अभी हाल ही में अहिल्या नगर किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है महाराष्ट्र से रिलेटेड, आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। पूरे लेक्चर को आपको लास्ट तक देखना है। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकॉन भी दबाइएगा, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो टेलीग्राम पर जाएं, स्टडीकर ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा। चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो हमने टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की जो सीरीज शुरू की है उसमें जो वर्तमान में कौन क्या डिस्कस किया हुआ है उसकी भी पीडीएफ अपलोड कर दी गई है टेलीग्राम पर। तो अगर आपने अभी तक वो पीडीएफ प्राप्त नहीं की है तो टेलीग्राम पर जाइए, पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा ऐप पर भी वो पीडीएफ उपलब्ध है, तो ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की है। कहां से की है? तो शहडोल जिले के लालपुर गांव से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 की शुरुआत की है। यानी दोस्तों इस मिशन का जो लक्ष्य है वो है 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना। यह जो मिशन होगा ये 17 राज्यों के 278 जिलों में लागू किया जाएगा। अब वो राज्य कौन कौन से होंगे जहां पर इसको लागू किया जाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, यूपी, केरल, बिहार और उत्तराखंड। तो उनमें ये लागू किया जाएगा। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इन राज्यों के आदिवासी क्षेत्र होंगे वहां पर इस मिशन को लागू किया जाएगा और इस मिशन के तहत
सिकल सेल एनीमिया के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी और इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया की जांच भी की जाएगी। चलिए समझते हैं कि ये सिकल सेल एनीमिया है क्या। तो दोस्तों, सिकल सेल एनीमिया ब्लड में होने वाली बीमारी है और यह जेनेटिक बीमारी है, यानी माता पिता से बच्चों में होने वाली बीमारी है। यहाँ पर आप दो प्रकार की पिक्चर देख पा रहे हैं। ये है नॉर्मल ब्लड की पिक्चर और ये है सिकल सेल एनीमिया वाले ब्लड की पिक्चर। तो दोस्तों, आपको नॉर्मल ब्लड में आरबीसी दिखाई दे रही होंगी, यानी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है, अगर हम बात करें आरबीसी की, तो जो नॉर्मल ब्लड है उसमें जो आरबीसी है उसका आकार आपको गोल दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया वाला ब्लड है उसमें जो आरबीसी है उसका आकार आपको मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी एक सिकल यानी एक हंसिए की तरह आपको आकार दिखाई दे रहा है और इनकी जो संख्या है वो भी कम दिखाई दे रही है और इसके अलावा इनका जो आकार है बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने देखा है कि सिकल सेल एनीमिया से आरबीसी प्रभावित होती है और यह आनुवांशिक बीमारी है और सिकल सेल एनीमिया के कारण आरबीसी का जो आकार है वो हंसिए यानी सिकल की तरह हो जाता है और इस प्रकार की जो सिकल सेल होती हैं यानी आरबीसी होती हैं वो जल्दी ही नष्ट हो जाती हैं। देखिए, जो नॉर्मल आरबीसी होती है उसका जीवन काल जो होता है वो 100 से 120 दिन का होता है, लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया वाली आरबीसी होती है वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाती हैं और आरबीसी की कमी हो जाती है यानी एनीमिया हो जाता है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी भी होने लगती है। इसके अलावा सिकल सेल थक्का बनाने लगती हैं, यानी कि जो मुड़ी हुई आरबीसी है वो थक्का बनाने का काम करती हैं, जिससे शरीर में रक्त का प्रवाह रुकने लगता है। और दोस्तों, सिकल सेल के कारण गंभीर दर्द होते हैं, इन्फेक्शन होने लगता है, सीने में दर्द होता है और स्ट्रोक जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्बानंद सोनोवाल ने कितने लाइट हाउस को पर्यटन स्थलों के रूप में बदलने का अभियान शुरू किया है? तो 75 लाइट हाउसों को पर्यटन स्थल में बदलने का अभियान शुरू किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। सर्बानंद सोनोवाल हैं कौन? तो केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। तो उनके द्वारा गुजरात के द्वारका से देश के 75 लाइट हाउस को पर्यटन स्थलों में बदलने का अभियान शुरू किया गया है। तो शुरुआती तौर पर 3 लाइट हाउसों को पर्यटन स्थल में बदलने का अभियान शुरू किया गया है। ये है गुजरात के द्वारका, गोपनाथ और बेरावल। दोस्तों, यहां पर बात आई है लाइट हाउस की। तो ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं ये एक लाइट हाउस की पिक्चर है और ये जो लाइट हाउस हैं ये समुद्रों के किनारे, नदियों के किनारे या झीलों के किनारे बनाए जाते हैं। इनका प्रमुख काम क्या होता है? नावों को दिशा देना, यानी कि अगर नाव कभी भटक जाती है तो इनके ऊपर लाल लाइट लगी होती है, जिसके कारण जो नाव है वो इस दिशा में आगे बढ़ सकती है, इसको देख करके आगे बढ़ सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजक यानी मेन स्पॉन्सर कौन बना है? तो वो बना है ड्रीम 11। कौन बना है दोस्तों? ड्रीम 11 बना है। ठीक है, तो अभी तक क्या होता था कि जो भारतीय क्रिकेट टीम थी उसकी जर्सी पर बाइजूस लिखा होता था, लेकिन अब बाइजूस नहीं लिखा रहेगा। अब क्या लिखा रहेगा दोस्तों? ड्रीम 11, क्योंकि जो ड्रीम 11 है वो भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजक बन चुका है। तो बीसीसीआई और ड्रीम 11 के बीच में अभी ये समझौता हुआ है, जिसके तहत अब ड्रीम 11 जो है भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजक बन चुका है। ड्रीम 11 की बात करें तो यह एक भारतीय फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी है। इसकी स्थापना 2008 में की गई थी हर्ष जैन और भावित सेठ के द्वारा और भारत में इसके लगभग 160 मिलियन एक्टिव उपयोगकर्ता हैं। दोस्तों, यहां पर एक शब्द आ रहा है फैंटेसी स्पोर्ट्स। तो फैंटेसी स्पोर्ट्स क्या होता है? तो यह एक काल्पनिक खेल होता है जिसमें आप टीम वगैरह बनाते हैं कल्पना के आधार पर। तो आजकल ऐसे बहुत सारे ऐप चल रहे हैं जो कि फैंटेसी स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। बात करते हैं बीसीसीआई की। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और दोस्तों, बीसीसीआई जो है भारत में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी होती है। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई, महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। सचिव कौन है? जय शाह हैं, अमित शाह के बेटे। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला हैं। कोषाध्यक्ष कौन है? आशीष सेलार हैं। और संयुक्त सचिव कौन है? देवजीत सैकिया हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आईपीएल के अध्यक्ष कौन है। अगला क्वेश्चन है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का विलय किस बैंक में हो गया है? तो एचडीएफसी बैंक में हो गया है।
दोस्तों यहां पर आप दो प्रकार की पिक्चर देख पा रहे हैं, दो कंपनियों को देख पा रहे हैं। एक है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दूसरी है HDFC बैंक। तो जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसका विलय HDFC बैंक में हो गया है, यानी इसके पूरे ग्राहक जो हैं वो HDFC बैंक में आ गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से HDFC बैंक जो है अब वो भारत का सबसे बड़ा बैंक बन गया है। अभी तक भारत का सबसे बड़ा बैंक SBI था, लेकिन अब कौन हो गया है? HDFC बैंक हो गया है। तो दोस्तों ये जो विलय है 1 जुलाई को हुआ है और इस विलय की घोषणा 4 अप्रैल 2022 को की गई थी। अब फाइनली जो है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड HDFC बैंक में मर्ज हो गया है। दोस्तों बात करें अगर हम HDFC बैंक की, तो इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो दोस्तों ये है भारत के 10 सबसे बड़े बैंक। तो पहले स्थान पर कौन आ गया है? HDFC, दूसरे स्थान पर ICICI बैंक आ गया है और तीसरे स्थान पर पहुंच गया है कौन? SBI। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस को संबोधित किया है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तो 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया है? नई दिल्ली में। और उसको संबोधित किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। दोस्तों 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस की जो थीम है वो है अमृतकाल, जीवंत भारत के लिए सहयोग के माध्यम से समृद्धि। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो हमारे देश के जो सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी, तो वो इस 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ई-कॉमर्स वेबसाइट के पोर्टल को भी लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी WCPL के लिए अनुबंध करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? उनका नाम है श्रेयंका पाटिल। कौन बनी है दोस्तों? श्रेयंका पाटिल। तो श्रेयंका पाटिल जो है वो महिला CPL के लिए साइन अप करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। वह पहली भारतीय खिलाड़ी भी हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण से पहले किसी विदेशी लीग में अनुबंध के लिए पेशकश की गई थी। देखिए दोस्तों, अभी इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू नहीं किया है, लेकिन उससे पहले उन्हें विदेशी लीग के लिए साइन अप किया गया है। तो ऐसा करने वाली वो भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। दोस्तों श्रेयंका पाटिल को WCPL में जो गोवाना अमेजन वॉरियर्स की टीम है उसके लिए उन्हें चुना गया है। तो ये जो लीग है 31 अगस्त से 10 सितंबर तक आयोजित की जाएगी और इसमें श्रेयंका पाटिल जो हैं हिस्सा लेने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है, वीर देविंदर सिंह का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व डिप्टी स्पीकर थे? आंसर है इसका पंजाब के। तो वीर देविंदर सिंह का निधन हुआ है और वह पंजाब के पूर्व डिप्टी स्पीकर थे। तो पंजाब विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष वीर देविंदर सिंह का चंडीगढ़ में निधन हुआ है। 1980 में वो कांग्रेस की टिकट पर पहली बार सरहिंद से विधायक चुने गए थे। 2003 से 4 के बीच वो विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, यानी डिप्टी स्पीकर रहे हैं। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन भी डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तारिक फतेह का निधन हुआ है जो कि एक पाकिस्तानी कनाडाई पत्रकार थे। केशव महिंद्रा का निधन हुआ है जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमिरेट्स चेयरमैन थे। जलबाला वैद्य का निधन हुआ है जो कि प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेत्री थी। जगन्नाथ महतो का निधन हुआ है जो कि झारखंड के शिक्षा मंत्री थे। सारा थॉमस का निधन हुआ है जो कि मलयालम उपन्यासकार थी। सलीम दुरानी का निधन हुआ है जो कि एक पूर्व क्रिकेटर थे। गॉर्डन मूर का निधन हुआ है जो कि इंटेल के सह संस्थापक थे। प्रदीप सरकार का निधन हुआ है जो कि एक लेखक और निर्देशक थे। सतीश कौशिक का निधन हुआ है जो कि एक एक्टर थे। तो ये है दोस्तों हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन। अगला क्वेश्चन है, पेन पिंटर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो माइकल रोसेन को पेन पिंटर पुरस्कार 2023 दिया गया है। यह पुरस्कार लेखकों को दिया जाता है। तो जो ब्रिटेन के लेखक होते हैं या आयरलैंड के लेखक होते हैं या राष्ट्रमंडल देशों यानी कॉमनवेल्थ देशों के जो लेखक होते हैं उनमें से किसी एक लेखक को ये पेन पिंटर पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें माइकल रोसेन की, तो यह बच्चों के लेखक हैं, यानी बच्चों के लिए ये अपना लेखन कार्य करते हैं। अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किससे दिया गया है? जॉर्गो स्पोडिनोव को, जो कि बुल्गारिया के हैं। तो इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए इन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? योगी आदित्यनाथ को।
फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता को याद रखिएगा, ये कोटा राजस्थान की हैं। मार्कोनी प्राइज 2023 किसे दिया गया है? प्रोफेसर हरि बाल कृष्णन को। तो ये अभी हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने पहली बार किसी फ्लाइंग कार को उड़ने की मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। तो अभी हाल ही में अमेरिका की सरकार के द्वारा फ्लाइंग कार को उड़ने की मंजूरी दी है। दोस्तों, ये जो फ्लाइंग कार है ये किसके द्वारा बनाई गई है? तो आलेप एरोनॉटिक्स के द्वारा बनाई गई है। लागत कितनी है इसकी? 2.5 करोड़। ठीक है, तो ये फ्लाइंग कार है, हवा में उड़ सकती है और सड़क पर भी चल सकती है और यह 100% इलेक्ट्रिक कार है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, लुसाने डायमंड लीग 2023 को किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में किसने हिस्सा लिया है? नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया है? न्यूजीलैंड ने। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन ने किस देश को बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट को हटा दिया है? भारत को। मेगा हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करने की योजना कौन सा देश बना रहा है? भारत। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई है? चेन्नई में। नागपुर जिले की इतवारी स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। 1 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? इंडिगो एयरलाइन बनी है। किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन का खिताब जीता है? तमिलनाडु ने। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक और राजधानी। तो देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। राजधानी क्या थी इसकी? पाटलिपुत्र। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। राजधानी क्या थी इसकी? तंजौर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग और इसकी राजधानी क्या थी? मान्यखेत। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। कन्नौज इसकी राजधानी थी। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। राजधानी इसकी कन्नौज थी। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। अजमेर इसकी राजधानी थी। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग और राजधानी इसकी वैशाली थी। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार और इसकी राजधानी थी राजगृह। तो ये है दोस्तों भारत के प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक और उनकी राजधानी। दोस्तों, कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था नीरज चोपड़ा। तो सभी लोगों ने इसका आंसर नीरज चोपड़ा दिया है, कुछ लोगों ने बहुत ही डिटेल से बताया है। ठीक है, तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज का प्रश्न है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।